हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। फिजिक्स सीरीज एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग डीपली बात कर रहे हैं, बेसिक टू बेसिक, पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करते चल रहे हैं। एक एक लाइन को एनसीईआरटी को डिटेल में हम लोग समझाते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं, तो चीज़ों के नोट्स बनाते चलेगा मेरे साथ साथ। ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है मैं थोड़ा सा आगे पीछे एक दो पॉइंट को आगे पीछे कर दूँ, तो ऐसा करेगा नोट्स मेरे बनाते चलेगा, फिर आप एनसीईआरटी के नोट टू लाइन बना सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपने ये जानकारी हासिल करी कि पर्टिकुलर किसी भी वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है उसकी वजह से उसके अराउंड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज इन देयर सराउंडिंग स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज in their surrounding space, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा इनका कहने क्या था। इनका कहने का मतलब ये था, अगर कोई भी वायर है या कोई भी कंडक्टिंग वायर है या कोई भी चार्ज है, तो किसी भी मूविंग चार्ज के अराउंड जो एक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक मूविंग चार्ज के अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है। मान लीजिए कि स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के अराउंड आयरन स्प्रिंकल डाल दीजिए। आयरन स्प्रिंकल डाले इन्होंने, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो उसके अराउंड जो आयरन स्प्रिंकल डाले तो वो एक प्रकार के उस वायर के अराउंड कोसेंट्रिक फॉर्म में प्रोड्यूस हो गए। किस तरीके से हो गए? इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक। मतलब आयरन स्प्रिंकल डाले तो वो वायर के अराउंड इस तरीके से कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में रोटेट कह सकते हो, मूव करने लगे, या कह सकते हो सिंपल सी बात में एडजस्ट हो गए। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देखा कि करंट की वजह से तो ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो मैग्नेट की वजह से होता है। मैग्नेट की वजह से आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं या उसकी वजह से मूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखा इन्होंने? मैग्नेट जिसमें वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके अराउंड जो आयरन स्प्रिंकल डाले तो आयरन स्प्रिंकल क्या हुआ? उसके अराउंड एक कोसेंट्रिक फॉर्म में, मतलब सर्कल के फॉर्म में बनने लगे, और अलग अलग मतलब सर्कल बनने लगे जिनको हम लोग बोलते हैं कोसेंट्रिक, मतलब जिनका सेंटर सेम होता है। तो इस तरीके से इन्होंने इसमें देखा कि इसमें टोटल वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। सिंपल सा है, यही तरीका इन्होंने ऐसा किया। देखा कि अगर ये इस तरीके से ऐसे इस तरीके से ये डायरेक्शन अपना रोटेट कर, मतलब इसका अगर वायर करंट ऊपर जा रही है तो ये इस तरीके से मूव करने लगी। ठीक है ना। अगर इन्होंने ऐसा करा, करंट की डायरेक्शन नीचे करी, तो करंट डायरेक्शन नीचे करी तो जो आयरन स्प्रिंकल था उनका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होने लगी। तो इन्होंने बोला कि ये जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये जो एक प्रकार का इनका आयरन स्प्रिंकल का इन द फॉर्म ऑफ सर्कल प्रोड्यूस होना, ये जो दिख रहा है ये किस फिनोमिना पर बेसिस है? इट टोटली बेसिस ऑन द प्रोड्यूस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर अ मूविंग चार्ज। तो सिंपल सा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था, इसमें कोई खास बात नहीं थी। अब क्या आता है इसके बाद? सेकेंडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम लोग मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये तो बात हुई। इसके पहले हम इलेक्ट्रो में बात करके आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आए हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टैटिक चार्ज की वजह से क्या होता था? स्टैटिक चार्ज की वजह से केवल क्या प्रोड्यूस होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। बट यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है, तो मूव चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? तो बताया था मैंने, मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज है अगर, तो मूविंग चार्ज और स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी। लेकिन यहाँ पर मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो कह सकते हो कि मूविंग चार्ज की वजह से बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो थोड़ा सा ये जो कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि नहीं सर, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होती थी, क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी इन द केस ऑफ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उस केसेस पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस होती है। लेकिन वही जब चार्ज मूव करने लगता है तो वहाँ पर मूविंग चार्ज की वजह से दोनों फील्ड डेवलप करती हैं और दोनों फील्ड हमारी प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने जानकारी हासिल कर ली कि हाँ, कोई मूविंग चार्ज है, करंट कैरिंग वायर है, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी। तो अब इसी केसेस पर आता है मोशन ड्यू टू अ मूविंग चार्ज या फोर्स ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। फोर्स ड्यू टू अ मूविंग, भाई कोई ना कोई अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे पता चल पाएगा? तो फोर्स से पता चल पाया, फोर्स ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई चार्ज Q है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है
इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी मेकिंग एंगल थीटा। तो इनका कहना था जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब अगर कोई चार्ज क्यू है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एंगल थीटा, तो जो फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा लगेगा। लेकिन हमने कहा कि मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ फोर्स लगेगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा ये मैग्नेटिक का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई, पढ़ा होगा आपने। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर किसी मूविंग चार्ज की वजह से टोटल फोर्स लगता है, जो टोटल फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगता है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, क्यू ई प्लस क्यू ई बी साइन थीटा। बात क्लियर बेटा? अगर वी टेकिंग क्यू कॉमन तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई प्लस वी बी साइन थीटा, वी बी साइन थीटा। बात क्लियर? अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है इसको फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ वेक्टर आ जाएगा क्यू टाइम वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर हम लोग यहाँ वी बी क्रॉस बी लिख दें तो फोर्स बिकम क्यू टाइम ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपका टोटल फोर्स लगेगा किसी पर्टिकुलर मूविंग चार्ज की वजह से। इसी फोर्स का नाम पड़ा लोरेंट्स फोर्स। कौन सा फोर्स? लोरेंट्स फोर्स। तो इसी फोर्स का नाम पड़ा दैट इज कॉल्ड लोरेंट्स फोर्स। तो पर्टिकुलर मूविंग चार्ज की वजह से ये फोर्स लगता है एफ बराबर क्यू ई वेक्टर प्लस प्लस ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज द लोरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स। नोट करिए, फिर आगे बात करें डीपली। अब नेक्स्ट आता है डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। तो डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए फोर्स की डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, तो आपको पता है किसी पर्टिकुलर मूविंग चार्ज से तो फोर्स पढ़ चुके हैं। कोई चार्ज क्यू है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एंगल थीटा, तो फोर्स बिकम एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्लियर है? तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ बराबर क्यू टाइम वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन भी डिटरमाइन की जा सकती है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन निकालना उसका आसान भी है और इजीली निकाल भी सकते हैं। तो अगर इसकी डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन निकालने के कई बार रूल है। एक तो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड सॉरी पढ़ते हो राइट हैंड क्लास में ना, उससे निकाल सकते हो। या दूसरा आप पाम रूल यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर केसेस में पाम रूल से आसानी से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल आता है। पाम रूल सिंपल से करना क्या है, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट करनी है, थंब को सॉरी वेलोसिटी डायरेक्शन में करनी है, वेलोसिटी डायरेक्शन में फिंगर्स को करना है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को करना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और आपका जो पाल्म है वो फोर्स डायरेक्शन दे देगा। क्या पाल्म क्या दे देगा? फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। जैसे मान लीजिए दो केसेस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। कोई चार्ज क्यू है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो करना क्या, सिंपल सा आपका राइट हैंड उठाना है, वेलोसिटी डायरेक्शन में थंब को करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फिंगर करना है, तो पाल्म क्या दे देगा? फोर्स देगा। तो वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ? ऊपर। इसका मतलब इसमें फोर्स कहाँ लगेगा? इसमें फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। बात क्लियर? अब दूसरा केसेस आता है। जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट है यूनिफॉर्मली, कोई चार्ज क्यू है, जैसे मान लीजिए चार्ज क्यू है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो क्या करना है, सिंपल सा वही केस, राइट हैंड उठाना है, राइट हैंड में वेलोसिटी डायरेक्शन में करना है, मैग्नेटिक फील्ड को फिंगर, तो पाल्म क्या दे देगा? फोर्स देगा। वेलोसिटी थंब में, मैग्नेटिक अंदर, तो कहाँ जाए? इधर, इधर आए, तो मतलब फोर्स किधर होगा? इधर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन पर अगर चार्ज मूव कर रहा है कि वेलोसिटी v से, तो आप राइट हैंड पाल्म रूल से फोर्स निकाल सकते हो। इस केसेस का फोर्स बताइए फटाक से किधर होगा। अगर मान लीजिए चार्ज कोई क्यू है जो कि डाउनवर्ड वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, फोर्स किधर लगेगा? आपको सिंपल सा तरीका, राइट हैंड पाल्म उठाना है, वेलोसिटी डायरेक्शन में करना है, इसको थंब को, फिंगर को अंदर, फोर्स किधर लग रहा है? उधर लग रहा है। इसका मतलब फोर्स इसमें किधर आ जाएगा? फोर्स इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो आप इजीली इसका किसी भी फोर्स लग रहा है किसी भी चार्ज पर वेलोसिटी v से जो मूव कर रहा है उसका आप फोर्स निकाल सकते हो। तो पाल्म रूल इज बेटर टू डिटरमाइन द फोर्स, वरना आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो है ही, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आप निकाल सकते हो, जो आपकी 10th क्लास में पढ़ते हो। चलिए इस तरीके से, ठीक है ना। इसको आसानी से नोट करें, फिर आगे बात करें। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ए कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। जैसे मान लीजिए कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो करे, जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। कितनी है? एल। तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। कितना लगेगा? एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। मतलब कोई वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है,
उस पर आपका जो फोर्स लगेगा BIL sin थीटा। अब ये आपको पता है कि एंगल है तो इसका मतलब थीटा एंगल होगा, तो इसमें जो आपका डायरेक्शन होगा वो भी डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि आपका ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो वही यूज रूल करना है, पाम रूल को यूज़ कर सकते हो सिंपल सा। बस सिंपल सा ये करना है कि जिसमें वेलोसिटी डायरेक्शन में थंब को कर रहे थे या करंट डायरेक्शन में थंब कर देना। जैसे इसमें इधर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, इसका फोर्स निकालना है तो क्या करेगा, डायरेक्शन थंब करिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर इनसाइड है तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो सिंपल सा केस इसमें भी है, जैसे मान लीजिए वायर है, इसमें करंट नीचे फ्लो कर रही है, अब आपको बताना है इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, तो सिंपल सा इसमें भी डायरेक्शन उसी रूल से निकाल सकते हो आसानी से, राइट हैंड पाम रूल से ही। क्या करेगा, वेलोसिटी डायरेक्शन में करिएगा थंब को, फिंगर अंदर, फोर्स किधर, उस डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ। क्लियर है ना। तो आप राइट हैंड पाम रूल से आसानी से फोर्स निकाल सकते हो, मतलब थंब को करा करंट डायरेक्शन में, करंट डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में थंब को करना है, थंब को करा करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, पाम क्या देगा, फोर्स देगा। तो राइट हैंड पाम रूल यूज करके यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। अब सिंपल सी चीज आती है कि अगर एंगल थीटा बन रहा है तो इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको जो एंगल निकलेगा, इसका मतलब जो थीटा है वो L और B के बीच का बनना है, तो फोर्स वेक्टर आ जाएगा F बराबर I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो आप पर्टिकुलर किसी भी करंट कैरिंग वायर, दोनों फोर्स को मेमोराइज करिएगा, वो पर्टिकुलर जो फोर्स निकाला F बराबर QV sin थीटा, वो पर्टिकुलर किसी चार्ज को वेलोसिटी V मूव करने से आ रहा है। ये क्या है, किसी पर्टिकुलर वायर के में जो करंट फ्लो करे उसकी वजह से फोर्स निकल रहा है। तो दोनों फोर्स को अलग अलग डिटरमाइन रखिएगा, यूजेस अलग अलग होगा, हम जब न्यूमेरिकल्स में आएंगे, क्वेश्चन में आएंगे, उनको दोनों फोर्सेस को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज समझने के लिए इसको बहुत, मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आसानी समझने की कोशिश करेगा, आराम समझ में आ जाएगा। जैसे आपका मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज की बात करें तो हमने बताया था फोर्स क्या निकलता था, F बराबर QVB sin थीटा। क्लियर है। तो अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि आपने देखा है कि इसमें क्या होता है, इस केसेस पर ये सिंपल सा तरीका है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते, तो F आता था QVB, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल कैसा, थीटा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर हम ऐसा कहते हैं, अगर दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो दोनों अगर पैरेलल हो जाएंगे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आई तब तो फोर्स 0 होना है, मतलब इस केसेस पे तो फोर्स लगना ही नहीं है। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तब तो उस केसेस में लगना ही नहीं है। मान लीजिए अगर, ये तो मतलब एक अलग केसेस हो गया, इस केस में तो कोई काम ही नहीं है। अब मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज की बात करें जो हमारा टॉपिक है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है B, आराम समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई चार्ज Q है, वेलोसिटी V से, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, तो कोई चार्ज Q है, वेलोसिटी V से मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसकी रेडियस मान लीजिए कुछ R है, जो कोई चार्ज Q है जो कि वेलोसिटी V से मूव कर रहा है, तो कह रहा है कि अब इस पर फोर्स कितना लगेगा या इसकी वजह से रेडियस कितनी होगी, कई सारी चीज़ें पूछ सकता है। क्लियर ना। तो अगर कोई चार्ज Q है, वेलोसिटी V से मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि उस पर फोर्स लगेगा कितना, F बराबर QV sin थीटा, बट उसके सेंटर के अलोंग एक और फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर फोर्स। और अगर इस चार्ज को इस सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड सेंटीमीटर फोर्स बराबर होंगे। तो वी कैन से दैट इस कंडीशन पर mv² r बराबर F बराबर QVB। तो यहाँ से जो रेडियस आ जाएगी r आ जाएगा mv² QVB, v² कैंसिल, तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस जो r आ जाएगा इट बिकम mv/qb। तो इसका मतलब कोई चार्ज है सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, वो r = mv/qb वेलोसिटी से, सॉरी पाथ से मूव कर रहा होगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि जो चार्ज है, ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है। इसमें तीसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसमें बाहर से आया होता, मान लीजिए यहाँ से चार्ज आया होता, यहाँ से चार्ज आया होता, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा तो ये ऐसे वेलोसिटी V से मूव करेगा। तो आपको पता है किधर जाना है,
तो ये आपको पता करने के लिए आपको फोर्थ डायरेक्शन लगानी पड़ेगी। वेलोसिटी इधर से मूव कर रही है, मैग्नेटिक अंदर, इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर। जब कोई चार्ज बाहर से आएगा तो इसमें फोर्स कहाँ लग रहा होगा? ऊपर लग रहा होगा। इसका मतलब ये इस तरीके से पाथ मूव करेगा, इस तरीके से पाथ मूव करेगा और ये फिर बाहर आ जाएगा। तो कोई अगर चार्ज क्यू है जो बाहर से आ रहा है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो फोर डायरेक्शन से पता चल पाएगा ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो ऐसा याद रखिएगा, पॉजिटिव अगर पैरेलल आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर जाएगा, फोर्स बता रहा है ऊपर जाएगा, और बाहर से चार्ज आ रहा है तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज आ रहा है, इसका पाथ सर्कुलर होगा, इसकी कोई रेडियस नहीं होगी। अगर यहाँ इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड और होती, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होती, तो ये पूरा पाथ सर्कुलर कवर कर लेता। लेकिन अगर बाहर से आया है तो इसका मतलब वो बाहर निकलेगा। तो ऐसा केसेस में 99 केसेस में होता है, अगर कोई चार्ज बाहर से आया है तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में बाहर निकलेगा। जो पाथ कवर कर गया वो सर्कुलर फॉर्म का ही होगा, तो सर्कुलर पाथ होगा उसका, और ये इस तरीके से निकल गया। अगर अंदर तुम उसको चार्ज को अंदर रख रहे हो तो वो पूरा सर्कुलर पाथ कवर कर लेगा। तो लर्निंग पॉइंट है, तो इसकी कोई ना कोई रेडियस रही होगी, जो कि आप इस तरीके से इसकी रेडियस से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब तीसरा केसेस आता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में हमने इसको इंटर कराया, तो कह रहा है तीनों का पाथ बताओ। तो तुमको पता है कि अगर अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी v से मूव करेगा, तो ये इधर जाएगा, मतलब उस तरीके से इस केस में फॉलो करेगा। और मैंने कहा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी, सेम एज अपोजिट फोर डायरेक्शन निगेटिव चार्ज की होगी। तो अगर ये अगर पॉजिटिव चार्ज तो फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड लग रहा है। अगर यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगता नीचे। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे आ जाएगी, और अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब वो सिंपल सा है, वो सीधा ही वेलोसिटी v से निकल जाएगा। तो ये थोड़ा केसेस याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट केसेस है ये वाला केसेस, कि अगर कोई चार्ज बाहर से आ रहा है तो इसका जाहिर सी बात है उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर वो निकलेगा ही निकलेगा, और पाथ आपका सर्कुलर कवर करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर होती तो पूरा घूमकर फिर सर्कुलर कंप्लीट करता है इस केसेस में। तो ये वाला जो केसेस है ये पर्टिकुलर एक फिक्स केस है, जिसमें कि मैंने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रखा है। अगर बाहर से चार्ज को ला रहे हो तो ये केसेस लगेगा, क्योंकि चार्ज को बाहर फिर निकलना ही पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन पूछा गया था, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में क्या होगा? तो अल्फा पार्टिकल लगने वाला फोर्स कैसा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा वही सेम चार्ज इन द निगेटिव चार्ज की वजह से होगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो निगेटिव चार्ज की वजह से नीचे जाएगा, और न्यूट्रॉन आपका जो न्यूट्रल बॉडी है वो सीधा ही निकल जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद इसका मोशन ऑफ ए मूविंग चार्ज का नेक्स्ट केस आता है, जो कि सिंपल सा है, याद रखिएगा। इसके आइटम इसको मेंशन किया गया तो बताना जरूरी है। मतलब अब इस केसेस में ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपको शो कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पर, और आप क्या कर रहे हैं? आप चार्ज को किसी पर्टिकुलर एंगल से मूव करा रहे हैं, मतलब चार्ज क्यू है जो किसी एंगल से वेलोसिटी v से मूव कर, मतलब इस तरीके से वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो आपको सिंपल सा है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये है और चार्ज किसी एंगल से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा इस वेलोसिटी का v पैरेलल, जिसको हम लोग v cos थीटा बोलेंगे, और एक इसके परपेंडिकुलर जाएगा तो जो कि v sin थीटा होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये डायरेक्शन कुछ ऐसा शो कर रखा है, तो एंगल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, किसी चार्ज वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एंगल के रिस्पेक्ट में, तो एक दो कंपोनेंट होंगे v पैरेलल v cos थीटा। तो v पैरेलल कितना आ जाएगा? v cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, और वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? v sin थीटा। तो ये जो आपका चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर इंटर करेगा तो ये कुछ इस तरीके से मूव कराएगा, और ये जो पाथ होता है दैट इज कॉल्ड हेलिकल पाथ। कैसा होता है? हेलिकल पाथ होता है। इसकी जो रेडियस आ जाएगी r इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb, mv sin थीटा अपॉन qb। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पिच है, पिच निकाल सकता है। पिच कुछ नहीं है, कॉन्जुगेटिव ये जो डिस्टेंस है दो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कुलर कवर करता है, इसकी डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। तो जो पिच है पिच एक प्रकार का डिस्टेंस है, सर्कुलर पाथ जो ये हेलिकल पाथ बना रहे थे दो कॉन्जुगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग पिच बोलते हैं। क्लियर है ना? तो पिच जो होगा, पिच वो होगा 2 पाई m v पैरेलल अपॉन qb, v पैरेलल अपॉन qb। क्लियर है? अब v पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, सॉरी, v पैरेलल मतलब पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या है? पैरेलल मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है वही वेलोसिटी लेगी, मतलब परपेंडिकुलर वो तो ऊपर है, आपका पाथ इधर मूव कर रहा है, तो आपको v पैरेलल लेना है। इसका मतलब आप पिच बता सकते हो, यहाँ से कितना आ रहा है? 2 पाई m v पैरेलल v cos थीटा, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पिच का भी फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है।
तो ये थोड़ा रेयर केसेस हो गया, जिसमें कि आपको दो चीज़ याद रखनी, किसी एंगल से अगर मूव करा रहे हो चार्ज को इन द प्रेजेंस मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें दो कंपोनेंट बनेंगे, वी पैरेलल वी कॉस थीटा, वी और परपेंडिकुलर वी साइन थीटा। आपका पाथ जो आएगा इस तरीके से हेलिकल पाथ आएगा, जिसमें रेडियस होगी r इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। और आपका ये जो पाथ होता है हेलिकल पाथ, इनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में बना रहे होते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव की डिस्टेंस होती है पिच। तो जो पिच आएगी 2 पाई एम वी पैरेलल कॉस थीटा, यहाँ पर पैरेलल वेलोसिटी यूज करेंगे क्योंकि उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है वेलोसिटी वी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट में, ठीक है ना। तो आ जाएगा 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। बात क्लियर ना। तो ये कि तीसरा केसेस हो गया फोर्स का, नोट कर लीजिए आराम से।